हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सही होगे, खुश होगे, खुशहाल होगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होगे। मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय कुमार और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग उन चैप्टर्स को भी देखें और डिटेल में मैंने सारे चैप्टर्स वहां पर भी पढ़ा रखे हैं। आज का चैप्टर हमारा है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए हम लोग इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस चैप्टर की वेटेज की बात अगर हम करें तो ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के, जो कि बार बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम लोग चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आज कि रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, रूरल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो आपको ये तो पता है कि रूरल का मतलब क्या होता है। रूरल का एरिया मतलब क्या होता है, वो एरिया जो गांव का एरिया है, रूरल है, जो डेवलप नहीं है, तो उन एरियाज को हमें डेवलप करना है। इसी के बारे में ये चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। मेरे भाई, चैप्टर के कंटेंट को बाद में समझेंगे, पहले चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमें पढ़ना ये है कि जो हमारे रूरल एरियाज हैं हमारे कंट्री के अंदर, उन्हें हम किस तरीके से डेवलप करें। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखो कि रूरल एरिया में मोस्टली कौन से लोग रहते हैं और उनकी मेन एक्टिविटी क्या है। तो रूरल एरिया में मोस्टली फार्मर्स रहते हैं। मोस्टली कह रहा हूं, ये नहीं कि सारे फार्मर्स हैं, बट मोस्टली जो लोग हैं वहां पर वो फार्मर्स हैं और उनका मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है, फार्मिंग है या एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी। तो आज के इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना यही है कि रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको हम किस तरीके से डेवलप करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। जो फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। अगर हमने ये सारी चीजें कर दी तो रूरल एरियाज हमारे ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। बात को बस छोटी सी बात से समझिए ताकि आप इसी को ब्रॉडली अपने लैंग्वेज में लिख सको। पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, उनको आप पॉइंट्स में रखो, लेकिन मेन टॉपिक यही है कि रूरल एरियाज को डेवलप कैसे करें। वहां पर जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन लेके आ जाओ, रूरल एरियाज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म व्हिच एसेंशियली फोकसेस ऑन एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरिया व्हिच इज लैकिंग बिहाइंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो विलेज इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे, इसके बारे में ही। इसी को क्या कहा जाता है, रूरल डेवलपमेंट कहता है, क्या कहा जाता है। दैट मीन्स कि रूरल एरियाज में जो भी प्रॉब्लम है उनको हमें ठीक करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें रूरल एरियाज में प्रॉब्लम क्या क्या है। ये तो मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम्स जो है उनको ठीक करना, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो कैटेगरीज कैटेगरीज बना दिए गए इसके कि रूरल एरियाज में कौन कौन से प्रॉब्लम है। सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप लोगों को बताया था, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस मैंने बताया था। ह्यूमन मतलब जिसके पास कोई स्किल नहीं है, और जब वही इस ह्यूमन किसी ना किसी स्किल को अक्वायर कर लेता है एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू अगर उसके अंदर कोई स्किल आ जाती है और वो प्रोडक्टिव हो जाता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स की तरह कन्वर्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पर रहने वाले लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, वहां के पे रहने वाले लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, सो दैट हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो प्रोडक्टिव हो सके और अच्छे से अपना काम कर सके। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सीधा सा है भाई कि वहां के लोगों को सुधारना, है ना। लोगों को, लोगों के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट में हमने वहां के लोगों को सुधारा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया, उनको हेल्थ प्रोवाइड करी, उनको सैनिटेशन की फैसिलिटीज दिया हमने, है ना।
उनको स्किल्स दिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एंड सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिससे हमारी लाइफस्टाइल इजी हो जाए विल बी नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल, इनमें से रूरल एरियाज के लिए एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? तो वहां पर किस चीज का काम होता है? फार्मिंग का। तो उनको क्या चाहिए? इरिगेशन, पानी की व्यवस्था खेत तक हो जाए, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई ना? इसके अलावा बिजली की व्यवस्था हो जाए, इनपुट्स, उनको जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं वो आसानी से मिल जाए, है ना? ट्रैक्टर्स वगैरह, थ्रेशर, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब उनको आसानी से मिल जाए। ये सब किस में आ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। लैंड रिफॉर्म, एक्चुअली क्या है, रूरल एरिया में लैंड रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि हमने पढ़ा चैप्टर 1, 2 में और थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि इंडिया में कई सारे लैंड रिफॉर्म हुए, यानी कि लैंड के ओनरशिप को लेकर के जो प्रॉब्लम है, तो उन वो बहुत सारे रिफॉर्म इंडिया में ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन कुछ और रिफॉर्म को हमें करने की जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास अभी भी बहुत ज्यादा लैंड है और ज्यादातर जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो लैंडलेस हैं या बहुत स्मॉल फार्मर्स, उनके पास लैंड बिल्कुल कम है। ठीक है, तो उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। एंड लास्ट वन इज, जो वहां पर जरूरत है वो क्या है? पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब होता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। दैट मीन्स इंडिया में खास करके जो रूरल एरियाज में वाइड स्प्रेड पोवर्टी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, तो उन गरीब लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, वहां से गरीबी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम लेकर के आ रही है। जैसे कि इसका मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे मनरेगा, मनरेगा के तहत क्या होता है? तो वहां पर लोगों को काम की गारंटी दी जा रही है, वहां पर लोगों को काम मिल रहा है। उज्ज्वला योजना, इसमें सब्सिडाइज रेट पर सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना? इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बहुत सारे ऐसे पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जो वहां के लोगों को प्रोवाइड करने की जरूरत है, ताकि क्या किया जा सके? वहां पर पोवर्टी को क्या किया जा सके? हटाया जा सके। ठीक है, चलो इससे आगे हम बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, वहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब समझिए, एग्रीकल्चरल क्रेडिट को हम दूसरा नाम ये भी डालते हैं पेपर में, इस नाम से आएगा रूरल क्रेडिट। पेपर के अंदर इसके लिए एक टर्म होता है रूरल क्रेडिट। पेपर में ये पूछा जाएगा रूरल क्रेडिट क्या होती है, तो रूरल क्रेडिट का मतलब वही एग्रीकल्चरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, अब इस पर ध्यान दें, इस टॉपिक को समझे। मेन पार्ट चैप्टर का यही है। देखो, इंडिया के रूरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो इंडिया के रूरल स्ट्रक्चर में जो फार्मर्स है उसमें ज्यादातर फार्मर्स क्या है? लैंडलेस फार्मर्स हैं। और लैंडलेस फार्मर्स या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास एक बड़ी समस्या होती है क्रेडिट की। क्रेडिट मतलब उधार। उधार की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको कहीं से उधार कहां से मिले। अब क्या है कि क्रॉप के सोइंग सीजन में जब फसल को उगाया जाता है, तो उस टाइम पर पैसे लगाने होते हैं खेतों में, बीज खरीदना है, पानी की व्यवस्था करनी है, ट्रैक्टर की जुताई करनी है, जुताई, हाँ, ट्रैक्टर की जुताई करनी है। ये सारे कामों को करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और ये स्मॉल फार्मर्स हैं, इनके पास जो इनकम होता है वो पैसा जब क्रॉप का राइपनिंग पार्ट होता है उस टाइम से लेकर के, और जब उसको ग्रो करने का टाइम होता है तो तब वो खत्म हो चुका होता है। तो उन्हें उस समय एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत होती है, उधार पैसे की जरूरत होती है, जिसकी वहां पर बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए वहां पर दो तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। पहला नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। पहला हमारे पास है कौन सा? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कहानी को सुनते रहो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उसको कंट्रोल करे, उसको हम क्या कहेंगे? नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन आते हैं?
तो नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं जैसे मनी लेंडर्स, गांव के लोग, गांव में मनी लेंडर्स होते, मनी लेंडर्स किसको कहते हैं, जिनका काम ही क्या है, उधार ब्याज पे पैसे देना, मनी लेंडर्स। ठीक है, जमींदार, है ना, साहूकार, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, ये लोग जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इनको हम क्या कहेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जिनके पास या जिनसे लोन लेने के लिए किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को नहीं बनाया गया या जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ये जिस रेट पर चाहे उस रेट पर आपको इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसे देंगे, वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से उधार लेते हैं फार्मर्स, तो उससे उनको फायदा क्या होता है। तो सबसे पहला फायदा ये है कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक से लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज किसी तरह की नहीं है ना। दूसरा क्या है, लोन इज प्रोवाइडेड एनी टाइम, कभी भी जाके वो, पिक्चरों में आपने देखा होगा, वो लोन मांग लेते हैं और वो उनको दे देते हैं। ईज इन टेकिंग लोन, आसानी से इनको ये लोन मिल जाता है। लेकिन ये फायदे जो है ना वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि इस सेक्टर में यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से अगर हम लोन लेते हैं तो यहाँ पर नुकसान ज्यादा है, प्रॉब्लम्स ज्यादा है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है समझो। पहला, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब एक बात समझो मेरी, अगर एक फार्मर है, वो अगर बैंक से लोन लेता है तो उसको मोस्टली 10 to 12% पर लोन मिल जाएगा बहुत आसानी से। बैंक से, बैंक उससे कितना चार्ज करेगी, 10 to 12% पर एनम। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 10 से 12%। बल्कि फार्मर्स को जो लोन मिलता है उसमें तो और कम होता है, 5, 6, 7% पे लोन मिल जाता है पूरे साल का। अगर आपने 1 लाख रुपए लिए तो पूरे साल का 5 या 6 या 10% ही मान लो, यानी कि 10,000 रुपए उसका पूरे साल का इंटरेस्ट हुआ। लेकिन अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेते हैं तो यही रेट 10 to 12% पर मंथ का हो जाता है। कितना डिफरेंस है समझो, पर मंथ। तो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेने में एक बहुत सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या है, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। जब बड़े लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, साहूकार, ये जब छोटे किसानों को लोन दे देते हैं तो बदले में उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। जैसे जबरदस्ती उनसे काम करवाना, है ना, अपने खेतों में काम करवाना, बिना पैसे के काम करवाना, कभी भी मारना, पीटना, गाली देना, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड थर्ड वन इज फार्मर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट टू द ट्रेडर्स एट लो प्राइस। अब मैंने उसमें बताया था नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में एक सोर्स ट्रेडर्स भी थे। ट्रेडर्स कहते हैं छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। और लेकिन उनके साथ एक कंडीशन क्या होता है कि भाई लोन ले जा, ठीक है। मान लो कि एक किसान है रामू। अब रामू किसान ने क्या किया, एक ट्रेडर, गांव का एक साहूकार था, एक बिजनेसमैन था, उससे 2 लाख रुपए लोन ले लिए, ठीक है। लोन लेने के बाद अब उसने कंडीशन क्या लगा दिया कि भाई रामू, लोन तो तू ले जा, लेकिन लोन लेने के पीछे मेरा एक कंडीशन ये है कि जब तेरा फसल तैयार होगा तो तू फसल बाहर कहीं नहीं बेचेगा बेटा, फसल तेरे को मेरे को ही बेचना पड़ेगा। रामू ने कहा चलो ठीक है भाई। रामू को अभी पैसे की जरूरत थी, रामू ने पैसे ले लिए, ब्याज भी चुका रहा है रामू। और जब फसल तैयार हो गया, रामू का फसल तैयार हो गया, अब मार्केट में उसके प्रोडक्ट का रेट है 15 रुपए किलो, ₹15 पर केजी। लेकिन उसने क्या किया है, ट्रेडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से जिस रेट पर वो उसको कहेगा, वो कहेगा 2 रुपए केजी मेरे को अपना ये प्रोडक्ट बेच दे, तो उसको वो प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में फार्मर्स को बहुत सारी फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा अकाउंट्स में भी, हिसाब किताब में भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना। आपने पैसे दे दिए फिर भी वो रिकॉर्ड से उसको काटा नहीं, आपने 50,000 वापस किए, वो 5,000 लिख देगा। तो दैट मीन्स हिसाब किताब में भी वहां पर गड़बड़ी होती है, और इस तरह से फार्मर्स को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हमारे यहाँ के फार्मर्स को इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का प्रोविजन किया। अभी हमने क्या पढ़ा, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसमें बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बनाए गए, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया जिनके थ्रू फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाए, ताकि लोन जो है वो आसानी से मिल भी सके, कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सके, ठीक है ना, किसी तरह के हिसाब में गड़बड़ी ना हो, उनके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट ना हो, फार्मर्स फ्री रहें। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बहुत सारे सोर्सेज है, इसमें पहला आता है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज किसको कहते हैं, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती हैं, ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर लोग अपनी सेविंग्स को थोड़ा 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 करके जमा करते हैं, और उसी ग्रुप के मेंबर्स को जब किसी मेंबर को पैसे की जरूरत होती है तो वहीं से वो क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और कम इंटरेस्ट पर वो लोन मिल जाता है, और फिर उसका रीपेमेंट वो किस्तों में कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई करप्शन नहीं हो पाता है, और कम इंटरेस्ट रेट पर, बैंक वाले रेट पर ही ऑलमोस्ट ये लोन मिल जाता है। दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सेकंड वन इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में आप लोगों ने कमर्शियल बैंक्स पढ़ा है ना। कमर्शियल बैंक्स किसको कहते हैं, कमर्शियल बैंक्स ऐसे बैंक्स को कहते हैं जिनका मेन काम दो ही होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन, है ना। जो हमारे सेविंग्स, जो भी हमारा पैसा बचता है वो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वो डिपॉजिट हमारे, और लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक, नो बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, बंधन बैंक, संधन बैंक, ये जितने भी हैं सब क्या है, कमर्शियल बैंक्स है। तो कमर्शियल बैंक्स को रूरल एरियाज में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ, इसका दो काम मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। इनका मेन काम ही क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक्स बनाए गए ताकि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना। थर्ड वन, ये देखो बेटा यहां पर ध्यान रखना, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। एक बच्चा था, उससे पूछा गया आरआरबी का फुल फॉर्म, तो उसने रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड लिख दिया था, तो वो नहीं लिखना है तुम्हारे को। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल रूरल बैंक, ये समझिएगा। इसके पीछे कुछ कंडीशंस होते हैं, ये भी क्या है, एक तरह का इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, ठीक है। ये खास करके ये एक तरह का बैंक है जिसका काम है फार्मर्स को लोन देना, और इसका देखो क्या नाम है, रीजनल रूरल बैंक। दैट मींस कि ये जो बैंक होगा वो आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे शहरों में दिखेगा ही नहीं, ये कहां पर होगा, रूरल एरियाज में होता है। ये बैंक्स कहां होते हैं, रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में भी कौन से रूरल एरियाज में, तो बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया जहां पर कमर्शियल बैंक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। यानी कि ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक्स जिस जगह पर नहीं है उन जगहों पर क्या खोला जाता है, रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, यानी कि आरआरबी खोले जाते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है, तो फोकस ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, कम इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के ये बैंक्स लोन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप 1 2 3 4 5 जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा नाबार्ड के बारे में बता रहा हूं, पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो समझ लीजिएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट का इसमें टाइम लगेगा, अच्छे से समझ लो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, इसी को थोड़ा सा अपने दिमाग से मैं बातें बता रहा हूं उसको समझना और ये पॉइंट्स को करना। 4 नंबर तुम्हारे पक्के, या तो नाबार्ड पे शॉर्ट नोट निकले के लिए आएगा, या डब्ल्यूटीओ जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था,
इन दोनों में से एक पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए जरूर आएगा, तो नाबार्ड को ध्यान से समझिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। NABARD was established in, MCQ का क्वेश्चन है, NABARD was established in 1982, डेट को याद रखेंगे। NABARD was established in, NABARD कब बनाया गया था? 1982 को। चलो अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए। NABARD क्या है? जिस तरह से RBI कमर्शियल बैंक्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पर काम करती है, पढ़ा ना मनी एंड बैंकिंग में कि आरबीआई क्या है? कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करती है, बताया था मैंने। इसी तरीके से नबार्ड का मेन काम क्या है ये समझो। नबार्ड भी एक एपेक्स बॉडी है, एपेक्स का मतलब होता है मेन, हेड, ठीक है, जिसका काम क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं जो आप पढ़ रहे हो, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब जितने अभी हमने पढ़े ना, कमर्शियल बैंक्स, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रेगुलेट करने का काम, वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, फार्मर्स को लोन दे रहे हैं या नहीं, इन सबको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नबार्ड की होती है, ठीक है ना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में रहने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको सही ढंग से क्रेडिट मिल रहा है या नहीं, उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसके लिए ही किसको बनाया गया? नबार्ड को बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, नबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना नबार्ड का। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जैसा ही ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोगों की एक ग्रुप होती है जिसमें 100, 50, 500 मेंबर्स होते हैं, और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये अपनी सेविंग्स यहाँ जमा करते हैं और फिर मेंबर्स जो है वो वहां से लोन के फॉर्म में उस पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये था रूरल क्रेडिट, ठीक है। रूरल क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। चलिए, इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केट। देखो बेटा एक बात समझो, हमें क्या करना है? फार्मर्स के लाइफस्टाइल, अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो हमें फार्मर्स को जो समस्याओं का सामना करना है, उन पर करना पड़ रहा है, उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट आउट करना है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब समझिएगा बात कि होता क्या है, समझो। एक्चुअली क्या है, अब हमारे फार्मर्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। अब तो बहुत ज्यादा लिटरेसी के लिए गवर्नमेंट लिटरेसी पे काम कर रही है, तो फार्मर्स में अवेयरनेस भी है, लेकिन एक तरह से समझिएगा बातों को, फार्मर्स क्या करते हैं? प्रोडक्ट को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? मोस्टली जो क्रॉप्स होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्रॉप्स को वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर्स को क्रॉप को कैश करना है, भाई उस क्रॉप को बेच के पैसे कन्वर्ट करना है, ताकि उसने किसी से लोन ले रखा है या अगली फसल के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो फार्मर्स उसको बहुत ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते, और इस चीज का फायदा उठा लेते हैं ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, ऐसी बड़ी कंपनियां होती हैं वो, है ना, इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं? फार्मर्स से औने पौने रेट पर सामान को खरीदना शुरू कर देते हैं। मार्केट में आज के टाइम पर मान लो कि कोई सब्जी है, वो 50 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन फार्मर ने उसको कितने रुपए किलो का बेच रखा है? 10 रुपए किलो का बेच रखा है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स डायरेक्ट जो है ना, वो अपने कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते, बीच में मिडल मैन आ जाते हैं, वो सारा कमीशन उनको मिल जाता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आज आप देख लो कि मान लो कोई सी भी सब्जी है, वो 50 रुपीज पर केजी मैं खरीद के लेके आया, ठीक है, लेकिन अब वो उगाया किसने? फार्मर ने। और खरीदा किसने? मैंने। पैसे भाई कंज्यूमर तो मैं हूं ना उसका। 50 रुपए मैंने 1 किलो सब्जी के दिए, लेकिन फार्मर के पास उसमें से 10 रुपए ही जा रहे, बीच का 40 रुपया कौन खा गया? मिडल मैन, है ना। ये जो बीच के लोग हैं, ये खा गए 40 रुपए। फार्मर को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा तो 50 रुपया चला गया पर केजी। तो कंज्यूमर तो पूरा पे कर रहा है, लेकिन फार्मर्स तक उसके पैसे नहीं पहुंच पा रहे। तो इसी चीज को ठीक कर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसी चीज को ठीक करने के लिए किसको बनाया गया? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को बनाया गया।
ठीक है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या है, समझिएगा बात को। तो मार्केट कभी भी कोई प्लेस नहीं होता है बच्चे। मार्केट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम। मार्केट का मतलब कोई जगह नहीं है, आपके बाजार बात नहीं हो रही। मार्केट का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम। ठीक है। तो एग्रीकल्चरल मार्केट क्या है, तो इट रेफर्स टू a process that includes assembling, storage, processing, transportation, packaging, ये सब का काम, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किए उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को एक जगह असेंबल करना, उनको स्टोर करना, उनको प्रोसेस करना, मंडी तक पहुंचाना, उनकी पैकिंग करना, उनको ग्रेड करना और उनको दुनिया देश के अलग अलग कोने तक पहुंचाना। ये सारा का सारा काम किसका होता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का होता है। ठीक है ना। अब जब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सपोर्ट में आ जाएगी तो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक बेच सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल मार्केट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम्स की बात करोगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। क्योंकि हमारी कंट्री एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर अभी भी 70% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, इतने ज्यादा एरिया पर जब क्रॉप को ग्रो किया जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए आज भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसको स्टोरेज की फैसिलिटी अच्छी नहीं होने की वजह से फार्मर्स को एट दैट पॉइंट ही प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, कम रेट पर भी बेचना पड़ता है। सेकेंड वन इज लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, जिसकी वजह से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को मंडी तक टाइम पर नहीं पहुंचा पाते हैं। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन इन फार्मर्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स के पास रेट क्या चल रहा है मार्केट में उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। ठीक है ना। अब मंडियां जो है वो है शहर के अंदर, और फार्मर्स यहाँ से 500 किलोमीटर दूर प्रोडक्ट को इस मंडी में बेचने आ रहा है, उसका प्रोडक्ट इस मंडी में बिकेगा, लेकिन वो 500 किलोमीटर दूर है, उसको पता ही नहीं है कि आज यहाँ का क्या भाव चल रहा है। वहां के ट्रेडर ने उसको जो रेट बताया उस रेट पर वो उसने प्रोडक्ट को बेच दिया। तो लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स के पास मार्केट की इंफॉर्मेशन की कमी है। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, अभी हमारे प्रोडक्ट की कीमत अगर कम है, मैं थोड़ा सा वेट कर लूं तो मेरे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन फार्मर्स वेट नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, पैसे की शॉर्टेज होती है। एंड एडिक्वेट कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी नहीं होने की वजह से भी फार्मर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम में है, इनको इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स बनाए, इंट्रोड्यूस किए गए। तो फर्स्ट वन इज रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट किसको कहते हैं, समझिएगा बात, यहां से भी क्वेश्चन आता है। रेगुलेटेड मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर जितने भी ट्रेड करे जाते हैं उनको, उनके ऊपर गवर्नमेंट की नजर होती है। यहाँ पर रेट गवर्नमेंट डिसाइड करके देती है कि आज सप्लाई के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से क्या रेट चल रहा है मार्केट में, उस रेट पर बेचा जाता है। यहाँ पर वजन में किसी तरह की कोई जो है गलत तरीके से वजन वगैरह करके या हिसाब को मैनिपुलेट वगैरह नहीं किया जा सकता। रेगुलेटेड मार्केट में मिडल मैन जो है वो भी साइड रहते हैं, बीच में फार्मर्स और कंज्यूमर्स डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक बेच पाते हैं गवर्नमेंट की मदद से। यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं, प्रॉपर उसका जो वेट है, प्राइस है, सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो इस तरह के मार्केट को हम क्या कहेंगे, रेगुलेटेड मार्केट। दूसरा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, इसको क्या कहते हैं इसको समझिए। अब जैसे मान लो एक फार्मर है मोहन, उसने 50 केजी वीट प्रोड्यूस किया सरप्लस बेचने के लिए। अब वो मान लेते हैं कि हरियाणा के किसी छोटे से गांव में रहता है, क्या वो दिल्ली में अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है, नहीं बेच पाएगा, क्योंकि 50 किलो गेहूं को बेचने के लिए वो इतनी दूर आ नहीं पाएगा। अगर वो आता भी है तो उसका आने जाने का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। ठीक है ना।
तो इसके लिए क्या किया गया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज को बनाया गया, जहां पर छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं इनको ग्रुपिंग कर दी गई। बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स को एक साथ लाया गया, ग्रुप किया गया, और इन सब ने क्या किया, अपने अपने प्रोडक्ट को एक जगह इकट्ठा किया। अब पहले इसके पास कितना प्रोडक्ट था, 50 kg। लेकिन जब अब ये बहुत सारे छोटे छोटे फार्मर्स एक जगह आ गए तो अब इनके पास प्रोडक्ट हो गया, मान लेते हैं 5000 kg। अब इनके पास प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। तो अब ये क्या करेंगे, कलेक्टिवली चाहेंगे, ये सारे फार्मर्स मिल करके कलेक्टिवली क्या करेंगे, बड़ी मंडी तक जा सकते हैं और वहां पर जाकर के ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं हाई रेट पर, और उससे जो प्रोडक्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा या जो भी पैसा आएगा उसको जितना जितना जिनका प्रोडक्ट था उसके हिसाब से ये बांट सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी को लेके अभी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था पीछे, तो एमएसपी के बारे में आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। एमएसपी का फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, अब ध्यान से देखिए एमएसपी किसको कहते हैं। देखो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। प्रॉब्लम क्या है कि जब फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, गेहूं, एक प्रोडक्ट में लेके चलता हूं, मान लो व्हीट, गेहूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे इंडिया में जो व्हीट को ग्रो किया जाएगा ना, वो लगभग लगभग एक ही पीरियड में ग्रो किया जाएगा। रबी खरीफ तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में एसएसटी में। तो एक ही टाइम पर एक ही प्रोडक्ट को ग्रो किया गया होगा। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में इंडिया में जितने फार्मर्स हैं उन सब ने अपने अपने फार्म में क्या प्रोड्यूस कर दिया, सबके घर से, सबके खेतों से क्या निकलना शुरू हो गया, व्हीट निकलना शुरू हो गया। सबने व्हीट ग्रो किया था सितंबर अक्टूबर के टाइम पर, और ये तैयार हो गया अब अप्रैल में। अब पूरे इंडिया में लगभग लगभग जितने खेत हैं सब में क्या निकल रहा है, व्हीट निकल रहा है, व्हीट निकल रहा है, व्हीट निकल रहा है, हर जगह व्हीट निकल रहा है। इससे क्या होगा, गेहूं की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगी, गेहूं की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ऐसे में व्हीट का रेट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा ना कम। तो अब ऐसे में प्रोडक्ट जो है फार्मर जब बेचने जाएगा तो उसका बहुत सस्ता प्रोडक्ट बिकेगा। तो इस समस्या को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस अपनाया जिसका नाम था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत क्या होता है, जब क्रॉप का सोइंग सीजन यानी कि उसकी बुआई करी जाती है, उसको खेतों में लगाया जाता है, उसी टाइम पर गवर्नमेंट एक रेट तय कर देती है। फॉर एग्जांपल इस साल, एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, परफेक्ट नहीं बता रहा, इस साल गवर्नमेंट ने व्हीट के लिए एक रेट तय कर दिया 15 रुपीज पर केजी, रुपीज 15 पर केजी। एमएसपी गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि ये 15 रुपए की रेट है एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 15 रुपए का है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये रेट कब तय किया गया, ये रेट किसने तय किया, गवर्नमेंट ने। और कब तय किया, जब क्रॉप को लगाया जा रहा था, खेतों में बुआई हो रही थी इसकी, उस टाइम पर ही इसका रेट तय कर दिया गया, फॉर एग्जांपल 15 रुपीज पर केजी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फसल तैयार होगी, अप्रैल का महीना है, ये फसल तैयार होगी, अब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर रखा है फार्मर्स से कि भाई आप पहले तो फ्री हो, कि जहां आपको बेचना चाहे आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई आपको रोकने के लिए नहीं आए। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में 15 रुपए, जो कि मैंने एमएसपी बताया गवर्नमेंट ने तय किया था, अगर इस रेट से कम पर उनका प्रोडक्ट बिक रहा है तो फार्मर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं इस रेट पर, जो कि पहले से ही गवर्नमेंट ने तय कर दिया था। अगर इस रेट से ज्यादा बिक रहा है, 15 रुपए से ज्यादा मार्केट में मिल रहा है, तो फार्मर्स 15 रुपए से ज्यादा पर मार्केट में बेच ले। लेकिन अगर 15 रुपए से कम पर मार्केट में बिक रहा है तो गवर्नमेंट उनको 15 रुपए का रेट ऑफर कर रही है, और गवर्नमेंट उनसे ये सारा प्रोडक्ट क्या कर लेती है, खरीद लेती है। ठीक है। इसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफसीआई। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये सारे प्रोडक्ट को परचेज करती है, और गवर्नमेंट ने जो इतना सारा परचेज किया वीट या कोई सा भी प्रोडक्ट, तो उसका किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। बफर स्टॉक क्या होता है? तो गवर्नमेंट ग्रेन्स का एक स्टॉक बना के रखती है, ताकि इनकेस अगर कभी फूड शॉर्टेज हो जाए, कहीं पर कोई डिजास्टर हो जाए, तो उस जगह से हेल्प किया जा सके। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को एमएसपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन। सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई फार्मर्स को मंडी तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कम रेट पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफर करी जाए, ठीक है ना, ताकि वो मंडी में सामान को आसानी से पहुंचा सके। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम, तो गवर्नमेंट ने जो बफर स्टॉक किया एमएसपी पर, जो भी प्रोडक्ट खरीदा गवर्नमेंट ने एफसीआई के थ्रू, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा ना, राशन कार्ड पे अनाज मिलता है, तो वो जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसी बफर स्टॉक से किया जाता है, तो पीडीएस सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यानी कि फार्मर्स को क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, ग्रेडिंग करनी है। अब एक ही तरह के प्रोडक्ट में क्वालिटी वाइज उसको क्या कर देना है? अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना है, तो इससे उनके प्रोडक्ट का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना? शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। देखो, क्रॉप और कैश क्रॉप में फर्क होता है। क्रॉप होता है जिसको हम खाने के लिए उगाते हैं, दाल चावल गेहूं, ये सब क्या है? क्रॉप हो गए। और कैश क्रॉप कहते हैं किसको? जिसको हम बेचने के लिए उगाते हैं, जैसे शुगर केन, कैश्यू नट, कॉफी, टी, रबर, पेपरमिंट, टोबैको, ये सब क्या है? कैश क्रॉप है। इनको फार्मर्स ने खाने के लिए नहीं उगाया, बेचने के लिए उगाया। तो कहने का मतलब ये है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब दो चीजें हैं। एक तो जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें सुधार किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हम जो क्रॉप करने का, प्रोड्यूस करने का हमारा जो तरीका है उसको हम क्या कर दें? चेंज करें। दैट मीन्स कि हमें क्या करना चाहिए? क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ मूव करना चाहिए। कैश क्रॉप का रेट ज्यादा होता है, फार्मर्स को इससे फायदा ज्यादा मिलेगा। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी रूरल एरियाज में डेवलप करने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरियाज में फार्मिंग के अलावा दूसरे सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी डेवलप होने चाहिए, ताकि लोगों को नॉन फार्म सेक्टर्स में भी काम मिल सके। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है ना? ओके, अब देखिए नॉन फार्मिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो नॉन फार्मिंग में एनिमल हस्बेंड्री, गाय भैंस जो भी है, कैटल ब्रीडिंग वगैरह, ये सब काम होता है। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का याद रखना, हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एक्सेट्रा ग्रो किया जाता है, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है ना? तो हॉर्टिकल्चर को के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ, ये ध्यान रखना, यहां से पूछा जाएगा गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये सारे नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गए। ठीक है ना? फार्मिंग से अलावा, फार्मिंग से हट के हमारे फार्मर्स को कुछ और सोर्सेस जनरेट किए जाएं, ताकि वो अपना इनकम इजीली जनरेट कर सके। ठीक है ना? चलिए, अब देखो बेटा, यहां से फिर तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। भाई डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन एनवायरमेंट को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा इसका एस्पेक्ट कहता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को क्या करके रखें? संभाल के रखें। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करिए डेवलपमेंट के दौरान,
ताकि रिसोर्सेज जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहें। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशंस, मेरिट डिमेरिट जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाता है पेपर में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब फार्मिंग का एक ऐसा टेक्निक जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। नेचुरल मैन्योर्स वगैरह इस्तेमाल करके जब फार्मिंग करी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा अब यहाँ से देखो 4 नंबर का फिर से एक क्वेश्चन आता है। या तो बेनिफिट पूछ लिया जाएगा या इसके डिमेरिट्स पूछ लिए जाएंगे। तो बेनिफिट्स और डिमेरिट्स दोनों है, मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले बात करें बेनिफिट्स की, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसका क्या है, इको फ्रेंडली सिस्टम। जब हम ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करेंगे तो इससे हमारे एनवायरमेंट को फायदा होगा, किसी तरह की कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होगा। लेस एक्सपेंसिव है, इसमें पैसे कम लगते हैं प्रोड्यूस करने में, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम इसका, इसकी वजह से जो है ना इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम हुआ फार्मर्स का इनकम जो है इससे बढ़ती है। कैसे? तो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो फूड्स होते हैं ना उनकी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से फार्मर्स की इनकम इससे बढ़ सकती है। हेल्दी एंड टेस्टियर फूड हमें प्रोवाइड किया जा सकता है, हेल्दी फूड हमें मिल सकता है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी एक अच्छा सोर्स जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। लेकिन बेटा मेरे ध्यान रखना, यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, 1 मिनट लगेगा, आप सुन लो ये भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जिस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑर्गेनिकली अगर हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर हम सेम प्रोडक्ट को HYV सीड से ग्रो करें और उसी को हम अगर ऑर्गेनिकली ग्रो करें तो दोनों के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें दिखेगा। क्वांटिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्वांटिटी बहुत कम होती है। तीसरा, ये एक महंगा प्रोसेस है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो होते प्रोडक्ट वो महंगे बिकते हैं, तो सब लोगों के रीच इस तक नहीं हो पाती है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिमिटेशंस हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने रूरल एरिया के डेवलपमेंट को पढ़ा। इसमें हमने रूरल एग्रीकल्चरल सिस्टम को पढ़ा, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम को पढ़ा, रूरल क्रेडिट सिस्टम को पढ़ा, है ना। तो इस चैप्टर को आप लोग और अच्छे से एक बार ढंग से देख लीजिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग अब आंसर कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए